फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एडिटोरियल, 9 जज बेंच को क्या काम करना है, आर्टिकल 39B को देखना है और उसमें जो वर्ड है मटेरियल रिसोर्सेज, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये डिबेट उस समय भी चला था 70s के टाइम में और ये डिबेट अभी भी है। DPSP आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, फर्स्ट अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। समझे, सभी इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट एडिटोरियल देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। भारत में जो व्यवस्था है मैरिज का, कितना अच्छा व्यवस्था है और इसी से इंडियन सोसाइटी डिफाइन होता है। बट देखो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, लिविंग रिलेशन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम मानते हैं कि मेट्रोज में ही सीमित है, मगर जो सोशल मीडिया का जो कल्चर है ये आस्ते आस्ते हर जगह ही फैल रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में जो मेट्रो नहीं है वहाँ पे भी हो सकता है कि इस तरह का चीज़ हो, लिविंग रिलेशन। अभी देखो अर्बन सिटीज़ सब में डाइवर्स वाला केस बहुत तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। मगर इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी वाला चीज़ था ही नहीं कभी, या था भी तो बहुत कम था। ये अच्छा चीज़ नहीं है। और ये जो रिमार्क जो मैं बोल रहा हूँ ये खुद चीफ जस्टिस ने कहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। ये चीज़ संस्कार का बात करते हूँ, समझे ना। इंडियन कहते हैं कि नो, इंडियन सोसाइटी अलग है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। समझे, देखो क्या लिखा गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज द बेड रॉक ऑफ द फैमिली रिलेशन इन इंडिया। फैमिली रिलेशन, फैमिली कैसे बना, बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और फैमिली क्या है, यूनिट है हमारे सोसाइटी का, और सोसाइटी क्या है, कंट्री है हमारा। तो जो बेड रॉक है, जो फाउंडेशनल स्टोन है, उसी में यदि प्रॉब्लम हो तो पूरा कंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है। इस इंस्टीट्यूशन को हमें बचाना होगा, बात समझे। एंड लास्ट वन देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी देखो इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छा बिक रहा है ना, स्पेशली टू व्हीलर बहुत अच्छे से हो रहा है। और नीचे साउथ में देखोगे, साउथ और वेस्ट में देखोगे, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में अच्छा खासा बिक्री हो रहा है टू व्हीलर्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो इस पर शुरू में सरकार ने क्या किया कि डिमांड रिलेटेड सब्सिडी दिया, डिमांड बढ़ाने के लिए। अब सरकार क्या कर रही है, सप्लाई साइड में ध्यान दे रही है। चाइना देखो ईवी कितना आगे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो इंडिया भी सही काम करे। वही फेम 1 फेम 2 अलग अलग फेस, समझ गए। चलो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। 9 जज बेंच शुड एंड द डिबेट ऑन वैलिड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 39 क्लॉज बी। सिलेबस क्या है इसका, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। आगे बढ़ो स्टूडेंट और समझने का प्रयास करो है क्या ये चीज़। हाँ, ये इशू पहले भी आया था, हम लोग डील कर चुके हैं इशू को। ये DPSP का हिस्सा है। हाँ, DPSP जानते हो ना, DPSP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन्फोर्सेबल है। अब फंडामेंटल राइट्स तो इतना कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर कि कभी भी स्टेट यदि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे तो नागरिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज मिला है, बट DPSP को नहीं मिला है। बट हम जानते हैं कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बात समझे ना, बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं। क्या ये ऐसा संभव है? तो अलग अलग केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 1980 में कि दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। याद आया सभी चीज। अभी इशू कैसे, ये इशू आया कैसे फ्रंट पे, हालांकि ये इशू तो बहुत पहले से इशू चल रहा है, बट अभी कैसे आया, तो ये महाराष्ट्र से आया है इशू। देखो महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग है, समझे, एक बिल्डिंग है जो बहुत पुराना बिल्डिंग हो चुका था, बहुत पुराने ज़माने का बिल्डिंग हो चुका था। और लोग है कि छोड़ ही नहीं रहे थे उस बिल्डिंग को, ठीक है, लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम 70% लोगों का जो विचार है उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि 70% ने बोला कि ठीक, मतलब ओनरशिप को लेके 70%, मतलब 70% डिपेंड करता है ओनरशिप को लेके। यदि 70% बोलता है कि स्टेट का है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको अपने अंदर रख सकती है। बस सबसे बड़ी बात है, क्या कम्युनिटी गुड के लिए क्या प्राइवेट इंडिविजुअल्स का राइट स्टेट ले सकता है? इसलिए आर्टिकल आ गया यहाँ पे। आ रहा है समझ में इशू कहाँ से आया ये? और जो अपार्टमेंट है, बहुत पुराना अपार्टमेंट है, उसमें लोग कई दिन से रह रहे हैं, बहुत देखने में बहुत पुराना है वो, लोग है कि मान ही नहीं रहे छोड़ने के लिए। तो वहाँ पे एक तरह से वोटिंग टाइप का हुआ।
स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल दिया कि यदि 70% लोग बोलेंगे कि ये स्टेट के अंदर आना चाहता है तो स्टेट ले लेगा इसको। वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी का, स्टेट कैसे ले लेगा? मान लो 30% बोलता है कि नहीं लेंगे तो नहीं, स्टेट नहीं लेना चाहिए तो क्या होगा आगे? तो क्या हमारे ये डीपीएसपी में है ऐसा प्रोविजन? क्या ऐसा प्रोविजन है कि अधिकतर लोग बोले कम्युनिटी गुड के लिए, तो क्या प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो सकता है उस समय? यही जस्टिस अयंगर वाला हो गया ये डिबेट। जस्टिस साहब ने कहा था ना 70s के टाइम में, उन्होंने क्या बोला था कि कम्युनिटी गुड के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले सकते, मटेरियल रिसोर्सेज में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो यही तुम्हारा अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। और देखो ट्यूसडे को ही हेयरिंग था, आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है। तो आज कल में ट्यूसडे कल रहा, आज वेडनेसडे है, अभी आ जाएगा, यानी कि इस हफ्ता तुमको अच्छा खासा हेयरिंग सुनने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो व्हाट इज द केस पर्टनिंग टू द प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो इन प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन केस द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये आर्टिकल 39B क्लॉज कितना सही है। क्या स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग एक्वायर कर सकती है? यदि वहाँ पे 70% रेसिडेंट्स ने कहा कि सर आप कर लीजिए, तो क्या कर सकती है? पावर है स्टेट को, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप स्टेट ले सकती है। सवाल ये है, बात समझ में आ गया ना? तो सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या देखने वाला है? सबसे पहला देखने वाला कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी में जो मटेरियल रिसोर्सेस है कम्युनिटी का, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या उस डेफिनेशन के अंदर। और देखो अभी जो एरा है मार्केट इकोनॉमी का एरा है। यदि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस हिसाब से आप ले लीजिएगा, स्टेट यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले लेगा, तो एफडीआई एफपीआई का क्या होगा, फिर मार्केट इकोनॉमी का क्या होगा, फिर कैपिटलिस्ट क्लास का क्या होगा? प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट देखो अब किस तरह फैसला सुनाती है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। नंबर 1 समझ गए ना कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का मतलब क्या है आर्टिकल 39 क्लॉज बी में, इसको लेकर डिबेट 70s में भी हुआ था। दूसरा क्या है कि यदि आर्टिकल 39 क्लॉज बी को यदि इंप्लीमेंट करना है और उससे कोई भी फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन हो, जैसे आर्टिकल 14 में वायलेशन हो, आर्टिकल 19 में वायलेशन हो, तो क्या ये वायलेशन सही माना जाएगा? क्योंकि डीपीएसपी है, एक तो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है, आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में किसी का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, तो क्या ये जस्टिसेबल है? ये भी चेक करना है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को 2 चीज़ चेक करना है। क्या चेक करना है कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी आएगा। दूसरा क्या चीज़ है कि आर्टिकल वही डीपीएसपी आर्टिकल 39 क्लॉज बी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको गोल को पूरा करने के लिए, गोल क्या है? कम्युनिटी वेलफेयर, कम्युनिटी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वेल्थ कंसंट्रेशन ना हो, यही था जी। क्या आर्टिकल 39 क्लॉज बी यानी कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते वक्त, इंप्लीमेंट के टाइम में यदि कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो क्या कोर्ट को नहीं आना चाहिए? क्या ये सही चीज़ है? तो ये भी बहुत बड़ा चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि यदि फंडामेंटल राइट्स किसी का वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले रहती है, क्योंकि कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स का सुप्रीम कोर्ट। तो चैलेंज है ना सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अब देखो इस पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट में अलग अलग इंटरप्रिटेशन। आगे देखो क्या है, देखो यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा। 2 इंटरप्रिटेशन देखो, आर्टिकल 39 क्लॉज बी को लेकर 2 इंटरप्रिटेशन, बढ़िया समझना, एक एक चीज समझने वाला चीज है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथा रेड्डी 1977 का केस है। इसमें 7 जज बेंच बैठे थे, 7 जज बैठे थे उनका बेंच, और इसमें बहुत ही क्लोज ओपिनियन हुआ था, यानी कि 4 और 3 का, 4 एक साइड 3 एक साइड। और क्या फैसला सुनाया उन्होंने कि प्राइवेट ओन जो रिसोर्सेस है वो मटेरियल रिसोर्सेस का हिस्सा नहीं हो सकता है। उस समय में डिबेट चला, बट उस समय क्या बोला कि प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्सेस के अंदर नहीं हो सकता। बट माइनॉरिटी ओपिनियन यानी कि 3 माइनॉरिटी हुआ ना, 4 और 3 जज में एक जो जज थे, वही जज का नाम है जस्टिस कृष्णा अय्यर। उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो प्राइवेटली ओन रिसोर्स यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल का जो प्रॉपर्टी है वो भी होना चाहिए मटेरियल रिसोर्सेस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडिविजुअल क्या है? मेंबर है कम्युनिटी का, सही बात है ना। तो जब इंडिविजुअल मेंबर है कम्युनिटी का, तो इंडिविजुअल का जो रिसोर्सेस होगा वो भी कम्युनिटी का ही रिसोर्सेस होगा। आया समझ? ये माइनॉरिटी डिसिडेंट वॉइस है, कह सकते हो, माइनॉरिटी ओपिनियन है, बट मेजोरिटी ओपिनियन ही पालन किया जाता है।
मगर जस्टिस ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया था ना उस समय। ऐसा नहीं कि उनका बात काटा गया, उनके बात को दूसरे जगह भी यूज़ किया गया है। देखो दूसरे केस में 1983 केस में ये जजमेंट को यूज़ किया गया, भले वो माइनॉरिटी जजमेंट हो, विद्यार्थी लोग समझो बात को, भले वो माइनॉरिटी जजमेंट हो, भले वो जजमेंट उस समय लागू नहीं हुआ, कब 1977 में, बट 1977 में जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो बोला था वो चीज़ का इस्तेमाल किया गया 1983 में। देखो ये केस कौन सा है, 5 जज बेंच का केस था, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल, ठीक है। उसमें क्या कोर्ट ने क्या बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेशन डेट नेशनलाइज को, यानी कोल माइनिंग जो नेशनलाइज किया गया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लिया जा सकता है, समझे, नेशनलाइज किया जा सकता है। नेशनलाइज का मतलब क्या है कि सरकार अपने अंदर ले सकती है, अधीन कर सकती है। तो माइनॉरिटी ओपिनियन लिया गया ना वहां से, तो वेयर द कोर्ट अपहेल्ड सेंट्रल लेजिस्लेशन डेट, क्योंकि उस समय जो लॉ लाया था पार्लियामेंट में, तो उसको लेके वहां पे सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहा है कि लॉ कितना सही है नहीं सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस लिया वो जस्टिस कृष्णा अय्यर का रेफरेंस लिया कि भले ही वो माइनॉरिटी के ओर थे, माइनॉरिटी जजमेंट में थे, बट उन्होंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल क्या है, कम्युनिटी का ग्रुप का हिस्सा है, तो इंडिविजुअल का जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी का रिसोर्सेज है। देखो उस चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, समझो बात को। इसलिए नीचे क्या लिखा है, जो माइनॉरिटी ओपिनियन है उसको अफर्म्ड किया गया है, भले वो माइनॉरिटी हो, मगर उसको 1983 केस में यूज़ किया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जस्टिस कृष्णा अय्यर का जो बोला हुआ चीज़ है वो फालतू नहीं गया, उसका यूज़ हुआ है बाद में जजमेंट में। देख लो ना, ऐसा भी होता है। और द कोर्ट upheld central legislation that nationalized coal mines and their respective coke oven plants relying on what Justice Ayer had ruled। देख रहे हो ना, तो जहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेशन को ओके बता दिया गया, वो लॉ लाया गया था ताकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कोल माइनिंग है वो नेशनल गवर्नमेंट ले सके। आ रहा है समझ में? हाँ, इसको थोड़ा जूम करो बच्चे लोग, इस फिगर को जूम करो। उसमें देखो 1977 का केस मैंने बता चुका हूँ तुम लोग को, इन स्टेट ऑफ कनाडा का केस था। उसके बाद 1983 में भी संजीव को केस हुआ। हाँ, 1997 में भी एक केस हुआ था जिसमें देखो देखो बढ़िया इंपॉर्टेंट समझो, 1997 का केस जो हुआ था उस केस में बोला गया था कि आर्टिकल 39B क्लॉज जो है ये और भी इसके ऊपर जजमेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 7 जज बैठे थे। अब बढ़िया समझना, देखो बोलोगे कि सर 7 जज बैठे फर्स्ट में और सेकंड में 5 जज बेंच बैठे, दो अलग चीज़ है, दो अलग इशू है। ऊपर में आर्टिकल 39 क्लॉज भी को इंटरप्रेट करना था, नीचे इंटरप्रेट करना नहीं है। नीचे कोक से रिलेटेड चीज़ है, वो कोयला से रिलेटेड चीज़, सेंट्रल लेजिस्लेशन चीज़ है, वो दूसरा है, मगर वहाँ का जजमेंट यूज़ किया गया, तो इसलिए नीचे वो इंडिपेंडेंट केसेस है। बात समझो। मगर 1997 में एक केस में क्या हुआ कि आर्टिकल 39 को क्या किया जाएगा, 9 जज बेंच को दिया जाएगा। देखो 1997 में हुआ ये, फिर 1997 में देखो ये बात आगे पहुंचा और 2002 में यही प्रॉपर्टी, ये जो आज महाराष्ट्र का जो केस है ना, ये 2002 में ही आया था। और अब जाके वही देखो ट्यूसडे, मतलब कल ट्यूसडे था ना जी, वही ट्यूसडे वेडनेसडे, अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखने वाली है। यानी इसलिए मैं बोला कि इस वीक हमें पता चल जाएगा क्या जजमेंट होगा इसका। यानी कि ये लगभग 22 साल तक डोरमेंट स्टेज में रहा है। 1997 से लेकर 2002 गया, समझे, 2002 में क्या बोला, 2002 में गया था केस, अभी 22 साल लगा सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सुनाने, क्योंकि मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मैटर कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि डीपीएसपी को यदि वो कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स में, यदि फंडामेंटल राइट्स को आगे कर दे तो फिर डीपीएसपी में प्रॉब्लम, बैलेंस करना बहुत मुश्किल है इसमें। आया समझ में? ये एक तुम्हारा क्रोनोलॉजी है कि कैसे कैसे केस सब इंटर रिलेटेड है आर्टिकल 39B क्लॉज से। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा देख लो स्टूडेंट, क्या हमारे पास क्या क्या कौन सा अनुच्छेद संविधान में प्रेजेंट है इससे रिलेटेड। आर्टिकल 13 देखो, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि यदि कोई भी लॉ बनाता है पार्लियामेंट या विधानसभा और वो यदि फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन करे तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सही बात है ना, वो बेकार हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको रद्द कर सकता है, हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। समझ गए? आर्टिकल 37 क्या है, बट देखो आर्टिकल 37 क्या है, इसमें कहता है कि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। जब डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, तो जो आर्टिकल 39C जो है, ये आर्टिकल 39A, B, C, बताओ, इसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में यदि फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है तो वहाँ तो आपने इम्यूनिटी दे दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में,
तो भाई इसको मैंडेटरी क्यों कर रहे हो, और इसे जब वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स तो उसको इम्यूनिटी दे रहे हो, तो प्रॉब्लम ये है। समझ में आ रहा है ना। देखो वही बात है कि आर्टिकल 37 जो डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, वो केवल एक स्टेट के लिए गाइडेंस, स्टेट के लिए गवर्नेंस पैटर्न है कि ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। अब जब कोई लॉ बनाए, लेजिस्लेशन बनाए, कोई विधानसभा लॉ बनाए, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, तो डीपीएसपी को दिमाग में लेते हुए बनाए। मैं कोई कंपलसरी नहीं है, हाँ डीपीएसपी को कंट्रावीन भी ना करें। मैं जानते हो कंट्रावीन हो जाता है, मतलब डीपीएसपी को लेने के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स कंट्रावीन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का पॉलिटी का रिवीजन हो रहा है विद्यार्थी लोग, समझो। आर्टिकल 31 क्लॉज सी इंट्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो ये। आखिर आर्टिकल 39 तुम्हारा ये जो आर्टिकल 39 ए बी सी देखोगे तो सब में तुम्हारा वही कॉमन वेलफेयर का ही बात है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल का ही बात है। उसमें क्या है, कॉमन गुड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, दो अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट आया था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट आया था, और प्रॉपर्टी को लेकर ही था अमेंडमेंट। अब प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट कौन सा अमेंडमेंट में बनाया गया था? 44th में, 1978 में, 44th में, ये भी याद करना है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट भी प्रॉपर्टी को लेकर था, हाँ उसमें फंडामेंटल राइट से हटाया नहीं गया था। याद करो, बताए होंगे 9th शेड्यूल स्क्रूटिनी के लिए। मैं केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि केशवानंद भारती केस से पहले ठीक है आपको इम्यूनिटी है, उसके बाद यदि कोई भी आप डाले हो 9th शेड्यूल में तो स्क्रूटिनी होगा उसके ऊपर, तो वो पहले वाला इशू, वो भी पता होना चाहिए, इससे इंटर रिलेटेड है। अब इसमें देखो 25th अमेंडमेंट हुआ 1971 में, इंदिरा गांधी का सरकार, आर्टिकल 31C को जोड़ा गया, इंट्रोड्यूस किया गया। देखो अब आर्टिकल 31C को इसलिए जोड़ा गया ताकि आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट किया जा सके। बात समझ में आ रहा है? आर्टिकल 31C 25th अमेंडमेंट से संविधान में जोड़ा गया। किस लिए जोड़ा गया, क्या कारण से जोड़ा गया? ताकि आर्टिकल 39B और C यूज हो सके। 39B और C का मतलब क्या है? 39B याद करो, वही मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, और दूसरा क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए C में। इसमें क्या बोला है कि आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 31C जोड़ा गया, यानी कि आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 31C जोड़ा गया संविधान में 25th करके। क्यों जोड़ा गया? ये प्रोटेक्शन देने के लिए। किसको प्रोटेक्शन देने के लिए? आर्टिकल 39B और C को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि कोई भी कंट्रावीन करे आर्टिकल 14 से, फंडामेंटल राइट्स 14 से। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, दुनिया भर का चीज़ है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है स्टूडेंट? हाँ, राइट टू इक्वलिटी। तो यदि इस फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन होता है कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हो कैसे कैसे तार जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 39B को इंप्लीमेंट करो, आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट करो, उसके लिए एक आर्टिकल जोड़ दिया गया। कौन सा? आर्टिकल 31 क्लॉज C। कब? 25th में। ये इसलिए जोड़ा गया ताकि ट्रू लेवल पे आर्टिकल 39B और C इंप्लीमेंट हो। और यदि जब ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इससे कोई फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब बहुत खतरनाक तरह अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन किया गया है। अब बताओ, इंदिरा गांधी इसे भी आगे निकल गई। इंदिरा गांधी बताया क्या बोल दी कि सब फंडामेंटल, अब सब डीपीएसपी को करेंगे लागू। और सब डीपीएसपी, बहुत सारा डीपीएसपी है, आज जितने भी डीपीएसपी है सबको लागू करेंगे और पूरा इम्यूनिटी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, 2 तक ठीक है, ज़्यादा करिएगा तो प्रॉब्लम होगा। देखो आगे देखो, समझो 1973 का केशवानंद भारती केस है ना, उसमें 13 जज बेंच बैठे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम वैलिडिटी देते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 31C जोड़े हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जुडिशियल रिव्यू होगा इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू यूज़ नहीं कर सकता है, बिल्कुल यूज़ करेंगे हम। एट द सेम टाइम समझे, आपने जो भी अमेंडमेंट किया उसकी वजह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में खराब नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी दिखा दिया। दोनों को बैलेंस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 31C ठीक है, मुबारक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनते जाओ, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। आर्टिकल 31C, आर्टिकल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक होगा ना। अब जब संविधान में आप संशोधन किए हो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ना, तो सुप्रीम, बहुत बड़ा बात था, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात है ना कि आर्टिकल 31C लाए इसलिए कि ताकि आर्टिकल 39B और C इंप्लीमेंट हो ट्रू लेवल पे, और उसे यदि वायलेशन भी होता है फंडामेंटल राइट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि बात तो पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, देखो
इसका मतलब केशवानंद भारती केस में क्लियर नहीं है जजमेंट, ये जजमेंट क्लियर नहीं है। जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। अरे भाई, बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स है कि फंडामेंटल राइट्स में कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पूरा अच्छे से जजमेंट नहीं दिया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 39C ओके है, मैं जुडिशियल रिव्यू होगा। दूसरा क्या बोला कि वायलेशन नहीं होना चाहिए किसका, बेसिक स्ट्रक्चर में। तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स है, तो वायलेशन तो हो रहा है आर्टिकल 14 का, वायलेशन तो हो रहा है आर्टिकल 19 का। इसका मतलब केशवानंद भारती केस में भी आर्टिकल 31C पे कह सकते हो कि जजमेंट जो आया है वो क्लियर नहीं है, इसमें भी एरर है। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? आगे देखो, अब बताओ सबको सॉल्व आउट करना है अभी 9 जज बेंच को। अब देखो तुम लोग को लग रहा है कि इतना इजी है, मटेरियल रिसोर्सेज कुछ भी बोल देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जितना भी जजमेंट हुआ है सबको कंसीडर किया जाएगा, उसके हिसाब से फिर फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 1976 इंदिरा गांधी का दौर, 42nd अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने और चेंज कर दिया। अब उसको लगा कि भाई ठीक है, केशवानंद भारती केस में बोल दिया कि 31C आपका ठीक है, तो ये लोग और आगे निकल गया। पार्लियामेंट ने एक लॉ और पास कर दिया, क्या बोला कि कोई भी DPSP लागू करना है तो सेफ हार्बर, कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मिनर्वा मिल्स केस 1980 का 5 जज बेंच, उन्होंने कहा कि 1976 में जो इंदिरा गांधी ने जो अमेंडमेंट किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, काट दिया। ऐसा नहीं हो सकता है जी, 39B 39C सब ठीक है, आगे नहीं है, आगे नहीं। DPSP में और भी बहुत सारा है। और उस सुप्रीम कोर्ट ने इसी टाइम ने बोला था कि हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए DPSP और फंडामेंटल। वो स्टेटमेंट क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने? इसी रीजन से दिया है। ऐसा नहीं कि हर DPSP को लागू करने के चक्कर में सब फंडामेंटल राइट्स खराब कर दोगे तो दिक्कत होगा। मैं एट द सेम टाइम DPSP भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन गुड का बात करता है DPSP, सोशलिस्ट प्रिंसिपल का बात करता है DPSP। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। समझ गए? आगे देखो, हाँ अभी देखो ये भी बहुत सुंदर, ओमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में। इसमें बोला कि वही जो अमेंडमेंट जो किया था वो क्या है तुम्हारा, हाँ यानी कि पहले वाला जो था, इंदिरा गांधी पहले भी की थी ना 31C, वो वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 31C जो लाई है, क्योंकि फिर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया कि सर चलिए ठीक है, आपने तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ कि DPSP सब लागू करने के चक्कर में वो कर सकते हो, तो वो तो नल एंड वाइड कर दिया। फिर मामला पहुंचा कि जो पहले जो हुआ था आर्टिकल 39B को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आर्टिकल 31C लाया गया था वो कितना सही है। तो इस केस में 1981 केस में बोला कि नो ठीक है, जो अनएमेंडेड आर्टिकल था यानी पहले वाला जो था वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ज़रूरी है आर्टिकल 39B और C को भी इम्प्लीमेंट करना, भले ही उससे वायलेशन हुआ आर्टिकल 14 और 19 का, और ठीक है। अब देखो केस कितना कन्फ्लिक्ट है, अब मैं बताता हूँ कैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अब तुम खुद देखो, केशवानंद भारती केस, उसमें कहा कि आर्टिकल 31C ठीक है करिए, मगर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। चलो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट तो अपना लेगा ही लेगा, और जुडिशियल रिव्यू लगाएगा। तीसरा क्या बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है। अब ये देखो, ये ओमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया कि 31C सही है, ठीक है। और देखो इसमें क्या बोला कि यदि इन्फ्रिंज भी हो तो ठीक है, तो यदि इन्फ्रिंज हो तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर बेसिक स्ट्रक्चर से वायलेट कर रहा है, तो है डगर पे एरर है। ठीक से देखोगे तो टेक्निकल देखो, डगर पे एरर है, उसमें आ रहा है समझ में ना। आगे देखो बच्चों, अब देखो कितना बड़ा टास्क है 9 जज बेंच के पास कि ये जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो हुआ है आर्टिकल 31C को लेके उसको सुलझाए वो। टिल नाउ कोई अभी तक कोई कंक्लूसिव एनालिसिस नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। बात समझ में आ रहा है ना, कोई भी नहीं आया अभी तक बढ़िया से। राइट फ्रॉम 25th अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद बहुत दुनिया भर का वही बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, देखते हो कितना बीच में कन्फ्लिक्ट है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को अभी करना है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स और DPSP ये दोनों का जो कन्फ्लिक्ट है वो पेरेनियल है, हमेशा होते रहता है। किसको करे अपहेड, तो कोर्ट को ये देखना है, और कोर्ट को ये चांस मिला वही प्रॉपर्टी ओनरशिप केस से एक बार फिर से चांस मिला कि इस चीज़ को और अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ, और ये जो लंबा जो डिबेट चला है कि DPSP इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है,
तो कैसे, ये सब पूरा 9 जज बेंच के ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में ना? सो मच टेक्निकलिटी। और इसमें आपको देखना होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा होता है स्टूडेंट, समझे ना? सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि पहले जो जजमेंट दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि पहले जजमेंट को भी आप वो कर सकते हो, ओवरटर्न कर सकते हो। हाँ, क्या करोगे आप? उतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन को भी यूज़ करती है। तो ये तो खास बात है सुप्रीम कोर्ट का। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सेकंड वाला देखो। हाँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज द बेड रॉक ऑफ फैमिली रिलेशन इन इंडिया। लेट अस सेव द इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल रिलेशन, देखो ये इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होगा, गलत दे दिया गया है। ये क्या होगा बच्चे लोग? हाँ, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी होगा, जीएस पेपर 1। देखो कोई बात नहीं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। मामला समझो क्या है, सब इंडिया मैरिज। जानते हो ना सब इंडिया मैरिज? बताए थे ना, मदर के 3 जनरेशन और फादर के 5 जनरेशन, उसके बीच में शादी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब इंडिया मैरिज है। हाँ, यदि कस्टम अलाउ करता है तो शादी हो सकता है। नॉर्मल शादी कैसे होना चाहिए? मदर के 3 जनरेशन से ऊपर और फादर के 5 जनरेशन से ऊपर, उसके बीच में शादी होना चाहिए नॉर्मल। मगर सब इंडिया मैरिज भी हो सकता है कस्टम यदि अलाउ करे तो। ये तो हर कोई जानता है। मैटर ये नहीं है, मैटर दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, समझे? ये केस क्या है? देखो, जो पायलट, एक बॉय और एक गर्ल, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या, दोनों रह रहे थे एक साथ, ठीक है ना, लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। अब ये लोग क्या किए? देखो पहले तो समझो कि हिंदू मैरिज एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट में 2 क्लॉज है। एक क्लॉज में क्या बोला जाता है कि प्रॉपर संस्कार होना चाहिए, रिचुअल्स होना चाहिए शादी के लिए, एक क्लॉज में है। और ठीक नेक्स्ट क्लॉज में क्या लिखा गया है? नेक्स्ट क्लॉज में ये है कि उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल सकता है, आप कोर्ट में जाके अपना वो ले सकते हो कि आपका शादी हो, मेरा सर्टिफिकेट बनता है ना जी, उस तरह। अब इसने क्या किया, दोनों ने क्या किया कि ये संस्कार नहीं किया, रिचुअल्स नहीं किया, वो सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब फिर बाद में क्या हुआ कि ये दोनों को साथ में रहना नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट तो बन गया। अब उसके बाद लड़की ने भी कुछ आरोप लगा दिया लड़का के ऊपर, और लड़का ने भी कुछ आरोप लगा दिया। जब फाइनली चेक हुआ तो पता चला कि ये तो रिचुअल्स किया ही नहीं था, ये तो सर्टिफिकेट बना लिया। मगर अभी देखो, अभी कितना गलत काम हो रहा है इंडिया में। गलत काम इसलिए हो रहा है कि वीज़ा बनाना है, कुछ बनाना है, तो उस बेनिफिट को उठाने के लिए लोग क्या करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट सब बना लेते हैं। ऐसा होता है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कैटेगरिकली बोल दिया कि जब तक संस्कार ना हो, जब तक रिचुअल्स ना हो, आय का सेक्शन फॉलो नहीं होगा। मैरिज सर्टिफिकेट जो बनेगा जब तक रिचुअल्स ना हो तब, क्योंकि जो इंडिया का मैरिज व्यवस्था है वो सैक्रोसेंट है, पूजनीय है, उसके लिए रिचुअल्स होना चाहिए। बिना रिचुअल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपसे। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बार मामला ठंडा कर दिया। बात समझे ना? ये इशू ये है, भले इसमें ना लिखा हो, यहाँ से इशू हुआ है, डेवलप्ड हुआ है, समझे? यहाँ पे देखो क्या लिखा गया। हाँ, तो ये तो जानते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला, कोई मेरिट नहीं है, चैलेंज मत करो हिंदू मैरिज एक्ट को, ठीक है। ये दूसरा विषय है, ये दूसरा विषय सब इंडिया वाला है। देखो सेक्शन 5 जो क्लाउज है, सेक्शन 5 जो है तुम्हारा हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें क्या बोला गया कि सब इंडिया मैरिज हो सकता है यदि कस्टम से अलाउ करता है तो, ठीक है। वही सब इंडिया रिलेशन का मतलब वही 3rd जनरेशन और 5th जनरेशन तुम्हारा फादर के साइड में। आगे देखो इशू देखो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से डैट हिंदू मैरिज इज ए सैक्रोसेंट एंड संस्कारा। देख रहे हो ना, शादी रिचुअल्स होना बहुत जरूरी है। रिचुअल्स नहीं हुआ तो आप आगे आपको नहीं मिल सकता। देखो कितना गलत वर्ड है, बेटर हाफ बोलते हैं ना, बेटर हाफ। बेटर हाफ क्या, फुल हाफ बोलो, ये हाफ वर्ड यूज मत करो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा बोला है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिंदू मैरिज जो है ना, जो हिंदू मैरिज यदि राइट्स उसमें यानी कि रिचुअल्स ना हो, उसमें सेरेमनीज ना हो, जिसको हम सप्ताहवादी कहते हैं, वो ना हो तो उसको मैरिज नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हिंदू मैरिज का एक सैक्रोसेंट है, सेक्रेट है, पूजनीय चीज़ है। उसमें देखते हो ना कितना हवन वगैरह होता है, अग्नि का 7 फेरा होता है। कोई तो एक इशू अभी बीच में आया था कि 7 फेरा नहीं लिया तो क्या हुआ, ऐसा कुछ। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो 7 रिचुअल्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर कुछ अभी टिप्पणी आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी रिसेंट टाइम में। वो मामला वहाँ पे भी चल रहा था। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हिंदू मैरिज क्या है, सैक्रोसेंट है, यानी कि बहुत ही पूजनीय है। हाँ, मैरिज क्या है, संस्कारा है।
और मैरिज ये जो इंस्टीट्यूशन है शादी का बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए, और फैमिली से सोसाइटी बनता है। ये बेटर हाफ क्या होता है फालतू का मैरिज में? स्पाउस का मतलब इक्वल हाफ है मैरिज में, आधा एक लड़का एक लड़की दोनों बराबर है। बेटर हाफ क्या होता है फालतू का? समझ गए ना? वाइफ का मतलब क्या? अर्धांगिनी। देखो इतना बढ़िया शब्द, यानी कि मैरिज में दोनों बराबर है, बॉय ज़्यादा बड़ा नहीं, गर्ल छोटी नहीं, दोनों बराबर। सुप्रीम कोर्ट तुमको लेसन सिखा रहा है, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है? ठीक है, हिंदू मैरिज कोई नाच गाना नहीं है, डांस, ये सॉन्ग और डांस नहीं है, हाँ डाइनिंग नहीं है, खाना होने, खाली कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ना, मामला यही नहीं हुआ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को लेके लोग कर ही रहा है, ये नहीं है वो सब चीज़, समझे ना? इसलिए इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, इसलिए बोल रहा है कि यदि जब तक आप सेरेमनी नहीं करोगे और आप सर्टिफिकेट कोई वैलिड नहीं है, तो अब देखो कोई सर्टिफिकेट यदि अप्लाई करता है तो बोलेगा कि रिचुअल्स कहाँ किया है, आदमी को बुला के लाओ, दिखाओ, आदमी लोग फोटो वोटो लाओ, दिखाओ हमको, तब मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा ही बंद कर दिया। अभी बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा था शादी उदी को लेकर। आगे देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अभी भारत में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये शादी का जो व्यवस्था है, देखते हो शादी का व्यवस्था कितना अच्छा है इंडिया में, बाहर यूरोपियन कंट्री में थोड़ी है ऐसा, इंडिया में ही मिलेगा तुमको इस तरह का। तो सबसे बड़ा चुनौती है शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका कि अर्बनाइजेशन, इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया कि यूथ क्या है, अब यूथ तो अपने फैमिली के उसमें है ही नहीं, फैमिली स्ट्रक्चर में है ही नहीं। पहले क्या था, एल्डर्स थे, माता पिता, उसके भी माता पिता सब साथ में रहते थे तो एडवाइस जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, एनोमेटी है, कहीं से भी कुछ भी कर रहा है लोग, सब हायरार्की बेस्ड फैमिली के अंदर का हिस्सा है ही नहीं। अब टेक बेस्ड ग्लोबलाइजेशन है, अब देखते हो मोबाइल फ़ोन, इंस्टाग्राम, दुनिया भर का यूट्यूब, ये सब चीज़, लोग बाहर का कल्चर सीख रहा है, इटली का कल्चर सीख रहा है। बताओ इटली में जानते हो 40% डाइवर्स केस है इटली में, हाँ 40% जाना आता है वर्ल्ड में इटली डाइवर्स केस के लिए। तो सोशल मीडिया का जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है तो लोग का अब इंडिपेंडेंट थॉट्स है, इंडिपेंडेंट बिहेवियर है। बताओ ये इंडिपेंडेंट थॉट्स और बिहेवियर इंडियन सोसाइटी को ले डूबेगा। हाँ बोलते ना कि अब हम इंडिपेंडेंट सोचना शुरू कर दिए, बर्बाद करेगा इसको। देखो हाई, अब देखो कमाने का भी जरिया, लड़की लोग भी कमा रही है, लड़का लोग भी कमा रही है। जब कमाओगे जेब में पैसा आना शुरू हो जाता है तो बुद्धि भी चलता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो यूथ अपना ही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा और बोलेगा हम क्या सुनेंगे बूढ़े लोग का बात, एल्डर की बात नहीं सुनेंगे, अपना जो मन होगा वो करेंगे। तो करो तुम बढ़िया से, इंडियन सोसाइटी का फैब्रिक टूटेगा, समझे? तो देखो यही इंडिविजुअल नाउ लुकिंग एट कंपैटिबिलिटी। अब देखो ये देखो कंपैटिबिलिटी देखना है, लिविंग रिलेशन बाबू चेक है ये कि दोनों बढ़िया से रहेंगे एक साल, और दोनों में बढ़िया रहा तो शादी कर लेंगे। तो ये स्थिति है कंट्री का, और नहीं शादी और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। मतलब अब तो मैरिज को तुम इस सेक्रोसेंट हुआ क्या मैरिज? ये सेक्रोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो वही देखो अभी भले ही अभी आबादी बहुत कम है, 5% से भी कम आबादी है जो कि इसमें है, ठीक है, इसमें कन्फाइंड है कि लिविंग रिलेशनशिप ये सब चीज़ डाइवर्स वाला चीज़ हो रहा है। मैं जानते हो सोशल मीडिया तेज़ी से बढ़ा सकता है इस चीज़ को, है ना? लोग सब देख ही रहे हैं बढ़िया से, इंस्टाग्राम में देख ही रहता है ना? और इस तरह जो इंस्टीट्यूशन है हमारा मैरिज का पूरा ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आगे देखो, फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया इज इंटरट्वाइंड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। देखो फैमिली जो स्ट्रक्चर बना वो किस बेस पे बना है? मैरिज पे ही बना हुआ है। तो चलो इसको बचाते हैं, लेट्स सेव दिस इंस्टीट्यूशन, समझे? देखो अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा, आप कहोगे कि चलो कोई मान लो कि ऐसा कोई लेखक लिखता कंजर्वेटिव थॉट वाला लोग, तो कहते हैं कि सर इसका बुद्धि खराब है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा तो प्रोग्रेसिव तो थॉट किसी, वो जो ट्रांसजेंडर को राइट दे सकता है, तुमसे ज़्यादा बुद्धि है उसका, है ना? वो इतना बड़ा फैसला सुना सकते हैं, तो वो जब बोल रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी है इस चीज़ का। देखो लिविंग रिलेशन वन साइड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो इंडिया में प्रॉब्लम, मैं इंडिया का प्रॉब्लम बताता हूँ। अब इटली में देखो, इटली में या फिर ऐसा कंट्री में जहाँ डाइवर्स केस है, तो वहाँ पे बच्चे लोग के लिए टेक केयर के लिए व्यवस्था बहुत अच्छा है, मतलब केयर सेंटर सब बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कि कोई डाइवर्स हुआ, मदर और फादर का डाइवर्स हुआ, तो बच्चे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता वहाँ पे। मैं इंडिया में ऐसा नहीं है, यदि मदर और फादर का डाइवर्स हो गया तो बच्चे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे अच्छा डाइवर्स ही ना हो, इससे अच्छा लिविंग रिलेशन ही ना हो। तो वही यहाँ पे बोला गया है, देखो यहाँ पे वही लिखा गया है कि लिविंग रिलेशनशिप वन साइड बढ़ रहा है, डाइवर्स केस दूसरे साइड बढ़ रहा है। ये अर्बन सेंटर में है, ये आस्ते आस्ते फैलेगा दूसरी जगह पे भी। फैमिली स्ट्रक्चर देखो बच्चे लोग के लिए कितना जरूरी है, और यदि ये इंस्टीट्यूशन इंडिया में टूटा तो बच्चे को इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे ज़्यादा, समझे ना? तो ये एज अ सोसाइटी मेंबर हमें इसको चीज़ बचा के चलना चाहिए। और यदि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो या गलत हो, यानी कि ओपिनियन में कन्फ्लिक्ट हो, तो उसको बैठ के सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि आखिर जैसे होता है ना, मन में कुछ और है, कर कुछ और रहे हो,
थोड़ा पैसा आ गया जेब में तो इंडिपेंडेंट थॉट्स और बिहेवियर, नो, जो भी चीज़ है सलाह करो। तो वही देखो लिखा गया, एट द सेम टाइम interaction among the family member must increase to sort out the misgivings and difference of opinion at the primary level, है ना। पूछना चाहिए अपने माता पिता से, अपने बुजुर्ग से पूछना चाहिए। हम लोग को तो हमेशा लगता है कि हम ही लोग ज़्यादा एडवांस, ऐसा नहीं है। उन लोगों को समय का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। वो लोग जो बोलेंगे, तुम लोग उनके एज में, हम लोग जब पहुँचेंगे उनके एज में, बड़े के बोलेंगे सही बोल रहे हैं। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस आदमी उसे पूछना चाहिए। समझ गए? चलो कंप्लीटेड। ये तो ऐसा लग रहा है कि आदेश दे रहे तुम लोग को, सिखा रहे। देखते हो कितना सुंदर सुंदर एडिटोरियल्स आता है। ये सब ऐसा एडिटोरियल इंडियन सोसाइटी का एडिटोरियल्स है, समझे ना। कनेक्ट करोगे ये चीज़। अब देखो नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने क्या की, डिमांड सब्सिडी दी। बट अब डिमांड सब्सिडी नहीं, अब डिमांड सब्सिडी को कम किया जा रहा है। अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग, वही PLI सुने हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। मैं इंडिया में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू एडिशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जून 2023 के बाद, जून 1 तारीख 2023 के बाद जो पहले जो दिया आता था डिमांड के लिए सबसे, डिमांड मतलब पहले क्रिएट करो ना डिमांड। पहले क्या था देखो, पहले 2 व्हीलर्स के लिए 15,000 रुपया था, पहले 15,000 पर किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट के लिए 15,000 सब्सिडी दिया जाता था। अब उसको घटा कितना कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। समझ गए ना। इसी को बोलते हैं कि डिमांड जो सब्सिडी था उसको कम किया गया, यानी कि आपका पर किलोवाट का जो डिमांड होगा, यदि पर है तो कितना मिलता था पहले 15,000, तो घटा कितना कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। वही फेम, ये फेम 2 फेज है। इससे पहले कौन सा फेज था, फेम 1। फेम किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड, इसने कहा कि अब हम चेंज कर रहे हैं। अब जो स्कीम चेंज कर रहे हैं, यानी 1 तारीख 2023 के बाद थोड़ा हम नियम को चेंज कर रहे हैं। पहले पर किलोवाट पे 15,000 सब्सिडी दिया जाता था, अब 10,000 दिया जाएगा। आगे देखो, तो चेंज इन स्ट्रेटजी फ्रॉम डिमांड साइड सब्सिडी टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अब हमारा ध्यान है कि चलो ठीक है, डिमांड तो बना दी है, लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद रहे, लोग खरीद भी रहे हैं। जब खरीद रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनना चाहिए हमें, चाइना की तरह बढ़ाना चाहिए हमें। तो अभी तक देखो वही बोला कि हम पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन जो था वो फेम को चलाने पर था। फेम का मतलब हम लोग डिमांड साइड हम लोग फोकस कर रहे थे, बट अब हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई साइड भी फोकस करेंगे। PLI स्कीम देखो, PLI स्कीम में डाला गया ऑटो कंपोनेंट्स बैटरीज के लिए, ताकि इंडिया में भी इस पर काम हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। बात समझ में आ रहा है ना। देखो नीति आयोग का पेपर देखोगे तो 2022 ओवरऑल पेनिट्रेशन एक्सपेक्टेड रहेंगे। हाँ, लेकिन 2022 में जब रिपोर्ट आया था तो ये बोला गया कि 2029 और 30 तक ओवरऑल पेनिट्रेशन देखो कितना हो सकता है, 30 से लेकर 35%। बहुत ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या कि यदि 100 व्हीकल्स चल रहा है तो 30 से 35% तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा आने वाले समय में। ये 2022 में पेपर रिलीज़ किया था नीति आयोग ने। अभी देखोगे अभी कितना है, तो अभी 2024 में केवल 7% है ओवरऑल। और वो 7% में भी मोर देन 90% तुम्हारा क्या है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स। इनफैक्ट 3 व्हीलर्स भी नहीं, 2 व्हीलर ज़्यादा है। बात समझे, 2 व्हीलर्स, वही स्कूटीज सब बहुत ज़्यादा बिकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। आगे देखो, तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्लान फॉर इलेक्ट्रिक, यानी क्या इंडिया ने किस तरह का प्लान अनवील किया है, किस तरह का प्लान लाना चाहता है। देखो अभी इंडिया ने टेस्ला जानते हो ना, एलन मस्क, उसको अटैक किया। देखो बीच में न्यूज़ चल रहा था ना, इतना इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, ये वो दुनिया भर का चीज़। तो उसमें इंडिया ने एक रखा है, नियम बनाया है, प्लान बनाया है कि यदि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 500 मिलियन का होना चाहिए। $500 मिलियन का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नंबर 1, 3 साल तक, 3 ईयर्स तक कितना होना चाहिए, एक कंपनी कितना करे इन्वेस्टमेंट, $500 मिलियन करे। नंबर 1। दूसरा क्या कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। अब देखो दिक्कत क्या है कि अभी तक जितना भी हम करते हैं PLI में, खाली बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इससे कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते हो। यदि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो आपको अंदर ही डोमेस्टिक क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। यहीं रिसर्च सब होना चाहिए, यहीं पे कंपोनेंट्स पे काम होना चाहिए। सेमीकंडक्टर इसलिए तो लाए हम, लाए ना गुजरात में सेमीकंडक्टर, हाँ, टाटा ग्रुप एंड योर TSMC ताइवान का। तो यही रीजन है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 50% तक होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखो, अब इसमें क्या लोभ दिया गया इंडिया की तरफ से? अभी देखो, बाहर से यदि सामान आता है तो बाहर सामान आता है तो 70 से लेके 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। मैं कहा कि कोई कंपनी जैसे टेस्ला एग्जांपल हो, बेस्ट एग्जांपल हो टेस्ला यदि भारत में इन्वेस्ट कर रही है कम से कम $500 मिलियन का, कब? 3 साल में। तो ऐसा कंपनी यदि बाहर से सामान लाती है अपना बेचने के लिए इंडिया में, तो इंडिया में केवल कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा? 15% लगेगा। लोभ दे दिया ना, मस्त लोभ दे दिया इन लोग को। सबसे बड़ी बात है कि इतना बढ़िया जो सुंदर लोभ दिया है टेस्ला तो इंडिया में आएगा इंडिया का जो मैन्युफैक्चर होगा, क्या वो टेस्ला को कम्पीट कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। टेस्ला तो वर्ल्ड जाइंट है, वो उसको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें लेखक ने, एक्सपर्ट ने, क्रिटिक्स ने यही सुलझाया कि ठीक है, अच्छी बात है, पॉलिसी ला रहे हैं, अच्छी बात है, मगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चरिंग को भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। समझ गए? देखो, तो इसलिए जो ग्लोबल प्लेयर्स है, टेस्ला वाले लोग को बहुत फायदा होने वाला है इससे। तो सोचेगा कि इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो सामान आता है देखो 70 से लेकर 100% लग जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। यानी कि 100 का सामान है तो 100 लग गया, इंपोर्ट ड्यूटी लग गया, 200 हो गया तो बहुत महंगा हो गया यहाँ पे। मैं बोला कि ठीक है, तुम करो ना $500 मिलियन का करो इन्वेस्टमेंट 3 साल में, है ना, तुम वैल्यू एडिशन करो 25 से लेकर 50%, हम तुमको छूट दिए, तुम्हारा अपना सामान यूनाइटेड स्टेट में जो बना है उसको इंडिया में गिराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस 15% ड्यूटी लेंगे, तो ये लोग अट्रैक्ट होगा। समझ गए? देखो आगे देखो, बट गवर्नमेंट को एट द सेम टाइम लेवल प्लेइंग फील्ड भी देना होगा डोमेस्टिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि जो भारत में जो है, जो काम कर रहे हैं, टेस्ला के सामने तो टिक नहीं पाएगा ये लोग, तो इन लोगों को भी प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि ये इंपॉर्टेंट है इंडिया में देखो होता क्या है, इंडिया में वैल्यू एडिशन के नाम पे असेंबली हो रहा है। यानी कि वही बोल रहा है कि वैल्यू एडिशन तो होना जरूरी, किसी भी कॉस्ट पे होना जरूरी है इंडिया में, क्योंकि वैल्यू एडिशन होगा तभी हम लोग हब बन पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे। थर्ड देखो, चेक और बैलेंस, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बचाना पड़ेगा, समझे? डोमेस्टिक। और दूसरी बात है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बना दिए, और तुम्हारा जैसे अभी पेट्रोल पंप देखते हो कितना ज़्यादा है, उस तरह आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। अब एट द सेम टाइम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अब पता चला कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रहा है वो फिर तुम्हारा फॉसिल फ्यूल से यूज़ हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो वो भी रिन्यूएबल हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, वही लिखा गया वहाँ पे। तो चलो अच्छी बात है, पॉलिसी में हम शिफ्ट किए हैं, पहले डिमांड वाला सब्सिडी दे रहे थे, अब हम लोग प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं, अच्छी बात है। सप्लाई साइड हम लोग बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, ताकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छे से आगे बढ़ सके। कंप्लीटेड स्टूडेंट।